स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी के सीरीज़ में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। ओके, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यानी कि हम लोग इसमें भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, मृदा संसाधन के बारे में, जल संसाधन के बारे में और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 8 का वो मैंने करा दिया था। उसमें मैंने आपको संसाधन के बारे में बताया था कि संसाधन आखिर होते क्या हैं। तो फर्स्ट वाले चैप्टर को आप देखेंगे, फिर उसके बाद जब इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन करके। ओके, क्योंकि इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए, कहानी के माध्यम से हर एक चैप्टर की शुरुआत होती है। पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। मतलब जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, किसी प्रदेश में रहते हैं, तो उस प्रदेश के जलवायु के बारे में, मिट्टी के बारे में थोड़ा सा खोजबीन कीजिए और फिर ये पता लगाइए कि ये जो मिट्टी या जलवायु है ये कैसे यहाँ के लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है। ओके, ये आपसे कह रहा है। तंजानिया, अफ्रीका। तंजानिया एक देश है और अफ्रीका क्या है? एक महाद्वीप। ओके, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। तंजानिया के छोटे गांव में, एक छोटे से गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रायः शीघ्र उठती है। तो मांबा एक लड़की का नाम है। ओके, वो शीघ्र उठती है, बहुत जल्दी उठती है पानी लाने के लिए। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। फिर पानी लाने के बाद घर के काम काजों में अपनी मम्मी की सहायता करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मतलब एक झोपड़ी है, ओके, और उसके चारों तरफ चट्टानी भूमि के भाग हैं। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। अब ये सब ध्यान दीजिए। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब जितना कुछ भी उगाते हैं उससे उनका एक साल का भी मतलब खर्चा नहीं चल पाता है। तो एक स्टोरी आपने समझी मांबा की। ओके, फिर दूसरा, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब यहाँ पर देखिए, वो दोनों को मिलाकर आपको कुछ समझाना चाह रहा है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। यानी मांबा अफ्रीका महाद्वीप में और जो पीटर है वो न्यूजीलैंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप रहता है। और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अब दोनों में काफ़ी अंतर है। ओके, जीवन की जो शैली है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। अब इनकी जीवन शैली जो अलग अलग है, ये कैसे अलग है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, जल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हैं? अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है भाई। अफ्रीका में अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, जल पाई जाता है, जबकि जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर मिट्टी, जलवायु अलग है। तो इसलिए इन जगहों पर रहने वाले लोगों के मध्य भी अंतर होता है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है।
अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है। सोचिए, विश्व की जो 90% जनसंख्या है, यानी कि मान लें कि विश्व में 100 करोड़ लोग हैं, तो 90 करोड़ लोग सिर्फ विश्व के 30% भाग पर रहते हैं, और विश्व का जो 70% भाग है वो या तो निर्जन है या फिर बहुत कम ही लोग वहाँ पर रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब ज़्यादा घना बसा हुआ है हमारा विश्व जो है। 30% क्षेत्र पर विश्व के 70% लोग रहते हैं। अब यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमि के बारे में, ओके। लेकिन उसके पहले ये चित्र देख लीजिए, ये कहाँ का है? ऑस्ट्रिया, ओके। ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग नामक स्थान है, वहाँ का दृश्य दिखाया गया। ऑस्ट्रिया ये यूरोप महाद्वीप का है, ओके। एक तो है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी है वियना, ओके। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिया हंगरी, प्रथम विश्व युद्ध में दोनों देश एक साथ थे, ओके। तो ये ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है, यानी जितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं उसमें भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। मतलब जितना भी पृथ्वी है उसका 30% स्थल है, यानी कि भूमि है। बाकी 70% तो जल है, आप सभी लोग जानते हैं। यही नहीं, इतने थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। अब चूँकि 70% जल है, 30% लैंड है यानी भूमि है, लेकिन उस 30% भूमि को भी कई भागों में बांट दिया गया। मतलब पूरा का पूरा भूमि नहीं कि सब उपजाऊ है, सब रहने के योग्य है, ओके। बहुत कम ही भूमि है जो रहने के योग्य है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए हैं। अब ये समझ लीजिए, देखिए कह रहा है कि जो ऊबड़ खाबड़ जमीन है, स्थलाकृतियाँ हैं, या पर्वत के तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल रहता है, जलाक्रांति, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र या सघन वन क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत विरल रहती है। मतलब बहुत कम ही जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जो उर्वर मैदान है या फिर नदी घाटी हैं, यहाँ पर चूँकि कृषि के लिए उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे आप ले लीजिए गंगा घाटी का मैदान, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ओके। ये भारत की मुख्य नदियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं उसके आसपास के प्रदेशों में जनसंख्या अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ होता है। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, ओके। जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो भूमि उपयोग क्या है? देखिए, भूमि का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें बताया गया जैसे कृषि करने के लिए, खेती वगैरह जो करते हैं, अनाज उगाते हैं, कहाँ उगाते हैं? भूमि पर ही। वानिकी मतलब हम लोग जो जैसे वनारोपण करते हैं, वृक्ष वगैरह लगाते हैं ना, बहुत लोग बगीचे लगाते हैं, तो सब कहाँ करते हैं? ज़मीन पर। खनन मतलब खुदाई वगैरह भी करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे धातुएं निकालते हैं भूमि से। सड़क भी बनाते हैं, उद्योगों की स्थापना भी करते हैं। तो सारी प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? आसमान में तो होती नहीं, भूमि पर ही होती हैं। तो इसीलिए इसको भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो एक बार फिर से आप जाइए, कहानी को पढ़िए, फिर देखिए कि मांबा के परिवार वाले भूमि का उपयोग कैसे करते हैं और पीटर के परिवार वाले भूमि का उपयोग किसमें और कैसे करते हैं, ये आप सूची बना सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज तथा जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी
भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब देखिए भूमि का उपयोग किस प्रकार से करेंगे ये वहाँ की जलवायु तय करती है, वहाँ की मृदा तय करती है। ओके, देखिए जलवायु, मृदा, स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब वहाँ स्थलीय भाग कैसा है, पहाड़ी है, पर्वतीय है, मैदानी है, वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहाँ जल की मात्रा कितनी है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इस पर डिपेंड करता है। जब हम किसी भूमि का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी देखते हैं, जलवायु देखते हैं, खनिज देखते हैं, जल की उपलब्धता देखते हैं, या फिर जनसंख्या वगैरह प्रौद्योगिकी भी देखते हैं। टेक्नोलॉजी अगर है तब तो चाहे जहाँ कृषि कर सकते हैं। तो भूमि का उपयोग हम किस आधार पर करते हैं, वहाँ की मृदा के आधार पर। मृदा बढ़िया उपजाऊ है, नमी युक्त है, तो बढ़िया अनाज हम लोग उगाएंगे वहाँ पर। ओके, लेकिन अगर शुष्क है थोड़ा, तो मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा जैसे राजस्थान में उगाया जाता है, तो वहाँ की मिट्टी, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, इन सब पर निर्भर करती है कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाए। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। मतलब अगर अधिकार, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। अगर स्वामित्व के आधार पर देखें तो भूमि को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय में संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आप समझ लीजिए, देखिए कह रहा है कि जो भूमि है अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो दो प्रकार की होती है, एक तो निजी भूमि, एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जैसे भाई हमारा खेत है, खलिहान है, या जहाँ पर हमारा घर बना है, ये हमारा क्या है, निजी भूमि है, कोई ले नहीं सकता। लेकिन एक सामुदायिक भूमि होता है, जैसे क्रिकेट का मैदान हो गया, चरागाह हो गया जहाँ पर सभी लोग जाते हैं अपने पशुओं को चराते हैं, खेल का मैदान हो गया कोई। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सामुदायिक भूमि है। कोई जंगल हो गया तो अब जंगल किसी एक व्यक्ति का नहीं, जंगल में सभी लोग जाते हैं लकड़ी काटने, तोड़ने फोड़ने, जो भी करने, औषधियाँ लाने, फल फूल खाने। तो क्या है, सामुदायिक, वहाँ की जो भूमि है वो सामुदायिक है, तो इसीलिए इसको साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। मतलब साझा मतलब शेयरिंग, एक दूसरे से मिल बांट करके इसका उपयोग करते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या बढ़ती रहती है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी। पहले 2 लोग किसी चीज़ को मांग रहे थे, अब जनसंख्या बढ़ गई, 4 लोग मांगने लगे। ओके, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब भाई भूमि जो है वो सीमित है, भूमि तो ऐसा नहीं कि हम बढ़ा देंगे, पृथ्वी का आकार तो बड़ा कर नहीं सकते। तो जनसंख्या बढ़ रही है, मांगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो भूमि है वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। आज भी भूमि रूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो अब चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग अधिक से अधिक अन्न या अनाज उपजाना चाहते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके भरण पोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी। अब भूमि उतना ही है, अनाज ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, खादों, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इससे क्या होती है, अनाज तो हमें ज़्यादा मतलब मिल जाता है, लेकिन जो भूमि की उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। भाई अगर हम अपने शरीर में केमिकल पदार्थ ज़्यादा डालेंगे, प्राकृतिक चीज़ें नहीं डालेंगे, तो हो सकता है ऊपर से दिखने में हम थोड़े सुंदर हो जाएं या फिर थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन वो वास्तव में नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाएगा। ओके, तो अब ये जो नुकसान होता है किस रूप में होता है, निम्नीकरण, यानी कि भूमि की कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। ओके, भूस्खलन होता है, आप देखते हैं कभी कभी पहाड़ धराशायी हो जाते हैं, मिट्टी बह गई, एकदम पूरा का पूरा ज़मीन ही मतलब हट जाती है, तो भूस्खलन हो जाता है। मृदा अपरदन,
मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो कट छिट जाती है, बहकर चली जाती है अलग, मरुस्थलीकरण हो जाता है। ओके, जब कहीं पानी की कमी होती है तो धीरे धीरे वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। जैसे राजस्थान का जो मरुस्थल है वो धीरे धीरे हरियाणा पंजाब की तरफ भी बढ़ रहा है। ओके, मतलब उसका जो मरुस्थल का विस्तार है धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है, तो मरुस्थलीकरण भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, पर्यावरण के लिए खतरे के संकेत हैं। अब देखिए यहाँ पर भूमि का उपयोग कैसे कैसे किया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये फर्स्ट चित्र देखिए, इसमें भूमि का उपयोग कैसे किया गया। देखिए यहाँ खेती वगैरह हो रही है, किसान है, बकरी वगैरह भी, गाय भी है। यहाँ पूरी की पूरी भूमि पड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया गया। कहीं कहीं झोपड़ियाँ बनी हैं, यहाँ देखिए जंगल वगैरह भी लगे हैं। फिर यहाँ दूसरा चित्र आप देखिए, यहाँ देखिए और ज़्यादा घर बन गए, ये तार वगैरह लग गए, खंभे के तार। ओके, और ये और ज़्यादा घर वगैरह बन गए, मतलब धीरे धीरे हम लोग भूमि का उपयोग करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए जहाँ झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ पहले अब बिल्डिंग हो गई। फिर यहाँ जो तीसरा देखिए, तीसरा जो चित्र है इसमें देखिए कि यहाँ और ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे अब बहुत ज़्यादा, ये जहाँ खेत था पहले ना, वहाँ देखिए थोड़ी बहुत मतलब एक पार्क टाइप का बना हुआ है, बाकी यहाँ की सारी भूमि कवर हो गई, मतलब यहाँ पर बिल्डिंग बन गए और तमाम प्रकार की इमारतें बन गई। ये देखिए अब चौथे चित्र में आपको दिखा रहा है कि ये और ज़्यादा सघन हो गया, मतलब बिल्डिंगें और ज़्यादा सटा सटा कर बना दी गई। बीच में जो जगह खाली थी वहाँ भी बिल्डिंग हो गई। ये देखिए यहाँ सब, ये देखिए ये बाउंड्री घेर दी गई, यानी कॉलेज या स्कूल वगैरह बना दिया गया। जहाँ पहले खेत था वहाँ सब कुछ एकदम घर, बिल्डिंग, इमारत, कॉलेज, सब कुछ, हॉस्पिटल वगैरह बन गया। तो ये क्या हुआ, समय के साथ साथ भूमि का उपयोग बढ़ता गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो घरों की संख्या बढ़ेगी, बिल्डिंग बढ़ेंगे, हॉस्पिटल, सब कुछ। ओके, तो इस तरह भूमि का उपयोग किया जा रहा है। फिर यहाँ पर है भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि से भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त समान तरीके हैं। देखिए अगर भूमि संरक्षण करना है तो क्या क्या करना चाहिए। वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। देसी खाद डालना चाहिए। ओके, और मतलब जैसे जो पशु हैं उनके चराई पर, जैसे चरते नहीं तो जब वो घास को नोचते हैं तो उससे भूमि भी थोड़ा सा निकल जाती है। ओके, जैसे जब वो घास को उखाड़ते हैं मुँह से तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी निकल जाती है, तो मिट्टी बाद में बेकार हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, फिर सूख जाती है, तो उसमें जान नहीं रह जाती है। तो चराई पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके उसने बताए हैं कि इस तरह से भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, लगाम लगा करके इन सभी चीज़ों पर। मृदा के बारे में पढ़ते हैं, मृदा संसाधन। ओके, देखिए भूमि और मृदा में अंतर होता है। जो भूमि होती है पूरी की पूरी उसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मृदा है ये भूमि की जो ऊपरी परत होती है ना उसी को बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। ओके, ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी भूमि है, तो जो इसकी पतली परत है ऊपर वाली, ये क्या होती है, ये मिट्टी होती है। ओके, तो भूमि और मृदा में थोड़ा सा आप अंतर जानिए। मान लीजिए ये पूरी आपकी ये जो नीले कलर की है ये भूमि है, तो इसकी जो ऊपरी वाली यानी कि ये देखिए हरे रंग से जो है ये मिट्टी है। तो वही कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है या भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ कहाँ से हम लोग को शुरू करना है, हाँ, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से और उनमें जैविक पदार्थों के मिल जाने से। यानी कि जो चट्टानें होती हैं, सैलें होती हैं, जब वो टूट फूट कर चूड़ बनती हैं, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से वो टूटती फूटती हैं। ओके, तो जब वो टूट फूट कर चूड़ बन जाती हैं तो उसमें कुछ सड़े गले पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों के जो पत्तियां होती हैं, सड़े गले जीव होते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो उससे मृदा का निर्माण होता है, या अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब क्या है, चट्टानों का अपने एक स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारणों से टूट जाना। ओके, जो चट्टानें हैं, मान लीजिए कोई चट्टान है और ये टूट गई, ओके, आधा आधा हो गई, फिर और इसमें टूटा, फिर और टूटा, ऐसे एकदम, फिर ये धीरे धीरे ऐसे चूड़ बन जाएगी। फिर इसमें जैविक पदार्थ जो सड़े गले होते मिल जाएंगे, फिर वो मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, खनिजों और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। मान लीजिए खनिज यानी कि जो खनिज का मतलब जो चट्टानें हैं या फिर उसमें धातुएं हैं थोड़ी बहुत, जैसे लोहे का अंश होता है, मतलब बहुत सारी धातुएं होती हैं, अधातुएं होते हैं। तो इनका अगर लिमिटेड मात्रा में मिश्रण है और जैविक पदार्थों का, ओके, जैविक पदार्थ मतलब सड़े गले पदार्थ, अगर इनका लिमिटेड मात्रा में मिश्रण है, उचित अनुपात में एक दूसरे से मिले हैं, तो वो जो मिट्टी बनती है वो उपजाऊ होती है। इसको ध्यान में रखना। ओके, अगर बहुत ज़्यादा लोहा उसमें हो गया, पोटेशियम हो गया और जीवाश्म है ही नहीं, यानी कि जैविक पदार्थ है ही नहीं, तो वो मिट्टी फिर उपजाऊ नहीं रह जाएगी। यानी कि दोनों का उचित मिश्रण होना चाहिए। यानी जो चट्टानें हैं और जो जैविक पदार्थ हैं, अगर दोनों एक उचित अनुपात में मिले हैं तो वो मृदा उपजाऊ होगी। अभी देखिए हम लोग को पीछे बहुत कुछ, ये देखिए हम लोग थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दी हैं, तो भूस्खलन भी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए अपक्षय क्या है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना या क्षय होना अपक्षय कहलाता है। ओके, मतलब अपक्षय क्या है, तो आप कह सकते हैं भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। ओके, बहुत जैसे सूर्य का प्रकाश भाई पड़ता है तो चट्टानें गर्म होकर फैलती हैं, फिर रात में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं, फिर ऐसे मतलब फैलती सिकुड़ती रहती हैं। मान लीजिए कभी बारिश हुई तो चट्टानों के बीच पानी घुस गया, जब ठंडी होती तो वही पानी बर्फ़ का रूप लेता है, तो चट्टानें फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर फैलती हैं। तो इससे क्या होता है, हमेशा तनाव और सिकुड़न होती रहती, तनाव सिकुड़न, तो जो चट्टानें होती हैं कमज़ोर होकर टूट जाती हैं। या कभी कभी तो चट्टानों में कोई बीज अगर फंस गया चट्टानों के बीच में, तो बीज पेड़ बन के मतलब निकलता है और फिर चट्टानों को तोड़ देता है। तो इस प्रकार चट्टानें भौतिक और रासायनिक रूप से टूटती रहती हैं और मिट्टी का निर्माण होता रहता है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, अपक्षय। अब यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की जो मृदा है तो इसको बनने में लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। ओके, अब हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, भूस्खलन। ओके, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है, मैंने बताया ना, चट्टानों का या पहाड़ों का, पर्वतों का अचानक ढह जाना, भुसभुसाकर गिर जाना मलबे के रूप में। जैसे मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर खड़े हुए हैं, अचानक वो पहाड़ टूटकर ऐसे बहने लगी, एकदम मिट्टी एकदम ढह जाए, तो क्या हुआ, भूस्खलन हो गया। देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब ढाल है, कोई पहाड़ है, अगर वहाँ से सैल, पत्थर, मलबा या कोई मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में, देखिए बृहद संचलन मतलब अधिक मात्रा में गिरने लगे, तो इसको क्या कहा जाता है, भूस्खलन। देखिए अब ये भूस्खलन आता कैसे है, वे प्रायः भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। ओके, ज्वालामुखी, भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह के साथ आते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है।
कभी कभी आप देखिए बहुत ज़्यादा वर्षा होता है तो पानी हमेशा अंदर जाता रहता है, किसी बिल के माध्यम से, झरोखे के माध्यम से अगर पहाड़ों के अंदर हमेशा पानी जाया करेगा तो धीरे धीरे वो अंदर से गीला कर देगा, मिट्टी को एकदम अलग कर देगा, फिर वो गिर जाएगा। तो यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। अब भाई जैसे पहाड़ टूटा तो अगर नदी है कोई उसके किनारे तो उस नदी को रोक देता है, फिर नदी का जो पानी है वो इधर उधर बहने लगता है, फिर बाढ़ आ जाता है। अब देखिए नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य विस्तृत रूप से फैले प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का मुख्य विषय है। ओके, तो एक मतलब मुख्य विषय है भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ एक ये प्राकृतिक आपदा है। अब यहाँ पर एक घटना वो आपको बता रहा है। ओके, एक वस्तु स्थिति अध्ययन यानी भूस्खलन का उदाहरण आपको दे रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिस कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को काफ़ी क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभवित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। ओके, तो ये पंजी गांव की यानी कि हिमाचल प्रदेश की एक घटना है कि वहाँ पर भूस्खलन होने से जो सड़कें थी वो एकदम मतलब अवरुद्ध हो गई थी, नष्ट हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा है कि हम इसको कैसे रोकेंगे। इस कुछ विधियाँ उसने बताई है कि जो न्यूनीकरण यानी भूस्खलन है इसको थोड़ा सा हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में होती तो भाई प्राकृतिक घटना है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ उपाय करके थोड़ा सा इसके प्रभाव को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। वही चीज़ें हम बताइए। देखिए, वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने की कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने के कुछ प्रविधियां निम्न हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए हम भाई भूस्खलन को रोक नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक घटना है, लेकिन अगर हम ये चिन्हित कर लें कि इन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है या होने के चांस हैं, तो उन क्षेत्रों के पास घर वगैरह बनाने से हम रोक सकते हैं। उस स्थान को खाली छोड़ दीजिए, घर वगैरह बनाइए ही ना। ओके, तो ये मतलब इससे क्या होता है कि हम आदमियों को मरने से बचा सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं। पहला उपाय, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोध दीवारों का निर्माण किया जाए। पहाड़ों के किनारे मजबूत भाई सीमेंटेड जो दीवारें होती हैं उनका निर्माण कर दिया जाए। ये देखिए यहाँ पर प्रतिरोधी दीवारें। अब ये देखिए ये सब पहाड़ है और यहाँ पर दीवार ऐसे लगा दी गई कि ताकि भूस्खलन हो तो कुछ तो रुकावट डालेगी ना। अगर बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत भूस्खलन होता है तो ये दीवारें उसको रोक लेंगी और ये सड़कें आपकी सुरक्षित रहेंगी, आने जाने वाले सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर जो अगला उपाय, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, यानी कि पर्वतीय ढालों पर या पहाड़ों पर अगर हम वनस्पति लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं उस क्षेत्र में, तो वृक्ष लगाने से क्या होगा, जैसे हम जब वृक्ष लगाते हैं तो ये सब मिट्टी को बांध कर रखते, जड़ें जो होती हैं ये मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। ओके, तो मिट्टी को एकदम बांध कर रखती हैं जिससे भूस्खलन नहीं होता है। फिर है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये कुछ मतलब काम किए गए हैं उसको रोकने के लिए। अब यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका के बारे में बताया गया। मृदा परिच्छेदिका का मतलब जो मृदा है यानी मिट्टी होती है उसके लेयर के बारे में बताया गया है। ओके, स्तरों के बारे में कि भाई जैसे जैसे आप मान लीजिए कोई केक खाते हैं या फिर आपने मतलब बर्थडे में कोई केक मंगाया होगा। ओके, तो उसमें ऊपर का कुछ भाग हरा होता है, कुछ भाग ऐसे लाल होता है, नीचे का कुछ और किसी कलर का होता है। ओके, फिर ऊपर ऐसे मोमबत्ती लगा करके आप उसको बुझाते हैं तो ये कलर मतलब रंग बिरंगा उसको बना देते हैं। ये दूसरा कलर रहेगा। ओके, ये दूसरा कलर रहेगा,
ये दूसरा कलर रहेगा, ऐसे मतलब कई कलर उसमें रहते हैं। तो ऐसे मिट्टी भी होती है, देखिए ऐसा लगता है किसी मतलब कोई पीस है, केक का पीस लगता है कि काटा गया है चाकू से। तो देखिए ये जो ऊपरी परत होती है, ये देखिए ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा वाली परत होती है। यानी इसमें देखिए ह्यूमस का मतलब सड़े गले पदार्थ या जीव जंतुओं के सड़े गले अंश। ओके, वनस्पतियों या जीव जंतुओं के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। तो ये ऊपरी भाग में सबसे होता है। फिर उसके बाद आता है बालू, ये देखिए ये दूसरा स्तर, बालू गाद या क्ले के साथ उप मृदा, इसको उप मृदा बोलते हैं क्योंकि मृदा यानी जो मुख्य मृदा है उसके नीचे का भाग होता है। बालू गाद और क्ले एक प्रकार की मिट्टी है। ओके, फिर ये देखिए ये जो चट्टाने, तीसरा स्तर क्या है, अपक्षयित चट्टाने, यानी टूटी फूटी, मैंने कहा था ना चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है, तो टूटी फूटी चट्टाने हैं। फिर ये प्रमुख चट्टाने हैं जो टूटती हैं, यानी कि जनक चट्टाने, इन्हीं से मिट्टी का निर्माण होता है। ये देखिए अभी ये चट्टाने टूटी नहीं है, ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे है करके, तो ये जो है जनक चट्टाने, यानी इन्हीं से निर्माण होता है। जनक का मतलब क्या होता है, पिता, और पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, यहाँ पर मिट्टी की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहली विशेषता ये है, जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। मतलब मिट्टी का रंग कैसे होगा, इसका रासायनिक गुणधर्म कैसे होगा, इसका गठन कैसे होगा, इसमें किस खनिज की मात्रा होगी, ये कौन निर्धारण करता है, ये जनक शैल यानी जो चट्टानें होती हैं वही इसका निर्धारण करती है। भाई चट्टानें जिस प्रकार की होंगी, मान लीजिए चट्टानों में लौह अंश की मात्रा ज़्यादा है, तो जो उन चट्टानों से जो मिट्टी बनेगी उसमें लौह अंश ज़्यादा होगा। मान लीजिए चट्टानें लाल कलर की हैं, लाल रंग की हैं, तो जो मिट्टी निर्माण होगी उन चट्टानों से वो भी लगभग लाल रंग की होगी। ओके, तो वही कह रहा है कि जो जनक शैलें होती हैं वो रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। किसके, मिट्टी के, यानी मृदा के रंग को, गठन को, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, ये वहाँ की चट्टानें बताएंगी। ओके, फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अब देखिए उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय, यानी कहाँ पर मिट्टी की परत मोटी होगी, कहाँ पर पतली होगी, ये कौन तय करेगा, ये वहाँ की ऊंचाई और ढाल तय करेगी। उच्चावच तुंगता का मतलब ऊंचाई और ढाल का मतलब ढलान, ऐसे। तो भाई जहाँ पर थोड़ा ऐसे बराबर होगा वहाँ पर मिट्टी अधिक मोटी होगी। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ जो ऊंचा है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पर मिट्टी सड़क कर नीचे आ जाएगी, तो वहाँ पर जो मिट्टी की परत होगी पतली होगी। ओके, फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी, ये किस पर निर्भर करता है, वनस्पति जात पर, प्राणी जात पर और सूक्ष्म जीव। ओके, ये तीन चीज़ें निर्धारित करती हैं कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी। कहीं पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वनस्पति है, प्राणी जात हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो जब ये मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, तो वहाँ की मिट्टी में ये अधिक मात्रा में सम्मिलित होंगे, तो इसलिए वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीवों पर। नेक्स्ट पॉइंट है समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मतलब जो मृदा परिच्छेदिका है, मैंने आपको बताया जो संस्तर है, या जिसको हम अस्तर बोल सकते हैं समझने के लिए, संस्तर इसका नाम होता है वैसे। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, यानी मृदा जो है इसमें कितने संस्तर बनेंगे, कितनी ज़्यादा मोटी होगी परत, ये किस पर निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करता है। ओके, कि मतलब अधिक समय से अगर कहीं मिट्टी का निर्माण होता है तो भाई ज़्यादा मोटी होगी, कम समय में थोड़ी, ओके, थोड़ी मोटी होगी, तो ये समय पर भी निर्भर करता है। फिर यहाँ पर है जलवायु तापमान, वर्षा और अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि जो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव पर। अब यहाँ पर बताया गया कि
भाई ह्यूमस कहाँ पर ज़्यादा बनेगा, ह्यूमस कहाँ बनेगा। ओके, तो ह्यूमस के बनने की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है, वहाँ के जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ओके, और ह्यूमस निर्माण की दर पर। यानी कि अगर कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तापमान भी बढ़िया मतलब रहता है और जलवायु भी अच्छी खासी है, अपक्षय ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ह्यूमस निर्माण ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए जैसे अमेज़न का जो मतलब क्षेत्र है, अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका में, तो वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ताप भी अधिक रहता है, तो इसलिए वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, जंगलीय भूमि है। लेकिन आप देखिए वहाँ पर जो जंगल है इतने सघन बसे हुए, इतने ज़्यादा पेड़ उगे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, तो वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। लेकिन आप जंगल में घुस ही नहीं सकते, अब जंगलों को साफ करके खेती करने की तो दूर बात, इतने बड़े बड़े वहाँ पर जानवर रहते हैं। तो ये सब ह्यूमस बनने की जो मात्रा है ये जलवायु, तापमान, वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये आपको मैंने बताया मिट्टी की कुछ विशेषताएं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं मृदा निर्माण के कारक, यानी कौन कौन से कारण हैं कि मृदा का निर्माण होता है। देखिए, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप तथा जलवायुवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब मृदा निर्माण कैसे होता है, तो भाई मैंने बताया जो चट्टानें हैं और जीवाश्म है, इन्हीं के मिलन से होता है, इन्हीं के मिश्रण से होता है। अब ये जो मिट्टी है कितनी जल्दी निर्मित होगी, कितना देर इसमें लगेगा, तो ये डिपेंड करता है वहाँ की चट्टानों पर। अगर जो चट्टानें हैं कमज़ोर हैं, जल्दी टूट जाती हैं, तो मिट्टी का निर्माण जल्दी जल्दी होगा। ओके, तो जनक शैल के स्वरूप यानी कि उसकी मजबूती कमजोरी पर निर्भर करता है। फिर वहाँ के जो जलवायु कारक है, मतलब जलवायु है, तापमान है, इस पर भी निर्भर करते हैं। ओके, स्थलाकृति मैंने बताया कि वहाँ चट्टान है, मतलब स्थलीय भाग है, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, इस पर भी निर्भर करता है। ओके, तो मिट्टी का निर्माण इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा है कि भारत में जलोढ़, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि किस प्रकार के एक दूसरे से भिन्न है। यानी कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो सारी मिट्टियों को आप इकट्ठा कीजिए। भाई बहुत बड़ा काम है भाई, एक ही मतलब आपको जाना पड़ेगा विभिन्न राज्यों में। फिर देखिए कि ये मिट्टी एक दूसरे से कैसे अलग है, इनका रंग कैसा है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसने तो बताने के लिए बता दिया। ओके, बट कभी भी आप जाइए कहीं तो मिट्टी ज़रूर लाइए, फिर अपने यहाँ की मिट्टी से उसकी तुलना कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। संरक्षण का मतलब उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसको कैसे बचाया जाए बर्बाद होने से मिट्टी को, तो कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। निम्नीकरण का मतलब मृदा की गुणवत्ता में ह्रास, यानी कि मृदा को हानि। ओके, देखिए मृदा अपरदन और छीड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी मिट्टी के दो बहुत ही खतरनाक लक्षण कौन से हैं, रोग कौन से हैं, एक तो मृदा अपरदन, एक छीड़ता। छीड़ता का मतलब निम्नीकरण, यानी कि अगर ये दो चीज़ें, ये दो रोग मिट्टी को लग गए तो सबसे बड़े खतरे हो जाते हैं मिट्टी के लिए, मिट्टी फिर बर्बाद होना शुरू हो जाती है। ओके, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। अब मृदा का जो निम्नीकरण होगा एक प्राकृतिक कारणों से भी होता है, मानव निर्मित कारणों से भी होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जैसे वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ओके, तो ये देखिए भूस्खलन जो बाढ़ है ये क्या है, ये तो प्राकृतिक कारक हैं। लेकिन कीटनाशकों का अधिक प्रयोग कर देते हैं मृदा में, रासायनिक उर्वरकों यानी खादों का अत्यधिक प्रयोग कर देते हैं। फिर यहाँ पर है अतिचारण, मतलब बहुत ज़्यादा चराई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गायों को छोड़ देते हैं, वो चरती रहती हैं हमेशा। या वनोन्मूलन, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं, कटाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये सारे मानवीय कारक हैं। तो इसमें याद ये देखिए भूस्खलन, बाढ़, ये सब प्राकृतिक कारण है, जबकि वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये सब क्या है, मानव निर्मित कारक हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है, यानी मिट्टी हमारी खराब हो जाती है।
अब देखिए संरक्षण की कुछ विधियाँ बताई गई हैं कि भाई हम जो मिट्टी है उसको कैसे अपने संरक्षित कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर पहली विधि दी है मल्च बनाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यूपीएससी मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कि फसल उगाने की मल्च विधि क्या है। तो देखिए इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, यहाँ पर चित्र नहीं दिया हुआ है। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। पहले मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि खेत में क्या करते हैं, प्लास्टिक की एक लेयर बिछा देते हैं, प्लास्टिक के ऐसे लेयरें बिछा देते हैं। ओके, अब इस पर मिट्टी वगैरह डाल दे। मान लीजिए ये प्लास्टिक की लेयर हमने बिछा दी मिट्टी के ऊपर। ओके, फिर यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे छिद्र कर देंगे, छोटे छोटे छिद्र कर देंगे और इन्हीं के माध्यम से पौधे ऊपर निकलेंगे, यानी कि भूमि के ऊपर निकलेंगे। ऐसे ये नीचे से ऊपर आएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि मतलब एक तो खरपतवार नहीं होते, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। जैसे अगर ये परत ना रहे ऊपर वाली, ये जो परत मैंने बिछाई है ये ना रहे, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और जो मिट्टी में जल है वो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा वाष्प बन के। लेकिन चूँकि सिर्फ ये पत्तियां ही ऊपर रहेंगी, बाकी पूरा का पूरा शरीर उसका ढका रहेगा इन प्लास्टिक की मदद से, तो जो वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी कि नमी बनी रहेगी और फसल अच्छी होती है, खरपतवार भी नहीं होते। अब थोड़ा सा मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर क्या किया गया, प्लास्टिक की एक लेयर बिछा दी गई। ओके, शुरुआती दौर में ऐसे बिछाया गया। अब फसल इस पर कैसे उगती है ये देख लीजिए। अब आपको समझ में आया होगा ना, फसल कुछ ऐसे उगती है। ओके, इसकी जो जड़ें होती हैं वो प्लास्टिक के नीचे होती हैं, तो जड़ों में चूंकि नमी होता है तो नमी ऊपर नहीं जा पाता, यानी कि वाष्पीकरण उसका नहीं हो पाता। तो जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर ऐसी कृषि की जाती है। तो इससे हम मिट्टी को भी बचा सकते हैं और जल को भी बचा सकते हैं, और कृषि की पैदावार भी ज़्यादा होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्च विधि क्या है। फिर यहाँ पर है वेदिका फॉर्म, दूसरा जो विधि है, दूसरी विधि है वेदिका फॉर्म। तो वेदिका फॉर्म, चलिए पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका की तीव्र ढाल, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। इसको सोपान भी बोलते हैं, वेदिका भी बोलते हैं। तो ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। अब ये समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए ये जो कोई सपाट या पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा सीढ़ीदार कृषि। ओके, उसी का एक फॉर्म है वेदिका फॉर्म। ओके, सीढ़ीदार कृषि की जाता है। अब यहाँ पर अगर फसलें उगाएंगे तो ना तो पानी रुकेगा ना तो मिट्टी रुकेगी, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे बना देते हैं हम लोग, वेदिका बना देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कट भी कर देते हैं कहीं कहीं। ओके, ऐसे से कट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम फसलें उगा सकते हैं, पानी यहाँ पर रुका रहेगा, क्योंकि हमने ऐसे मेड़ बना दी पहाड़ों पर, तो पानी यहाँ पर रुका रहेगा, मिट्टी भी रुकी रहेगी। थोड़ा सा हमने ऐसे कट कर दिया ताकि थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरता रहे, फिर इसमें भर जाएगा पानी, फिर इसमें आएगा, इससे थोड़ा सा नीचे गिरता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार कृषि की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में या ढलान वाले क्षेत्रों में। तो ये वेदिका फॉर्म विधि हो गई। फिर जो तीसरी विधि है समोच्च रेखीय जुताई विधि। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। मतलब जहाँ कहीं भी मान लीजिए ऐसे ढलान है तो क्या करते हैं, जुताई करते समय कोशिश करते हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ इधर की मिट्टी इधर आ जाए। ओके, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, इसको लेवल में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये इधर क्यों लाते हैं, ताकि जल आपका बहे ना, जल के अवरोध के लिए। देखिए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कृषि की जाती है। फिर यहाँ पर है रक्षक मेखलाएँ। तो रक्षक मेखलाएँ यहाँ चित्र में देखें, यानी कि हम लाइन से ऐसे वनों को लगा देते हैं किसी खेत के मेड़ पर या मेड़ के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ।
तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मान लीजिए कोई खेत है तो इसके चारों ओर वृक्ष लगा देते हैं ताकि जब पवन चले, हवा चले, तो इसकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो कहीं बाहर उड़कर ना जाने पाए, उसी में रह जाए। ओके, मिट्टी टकरा करके इन पेड़ों से इसी में गिरेगी। तो ये रक्षक मेखलाएँ, इससे भी हम लोग मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी उड़कर दूसरे जगह पर चली जाएगी और फिर बीच की मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो जाएगी। तो कतारों में हम क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं। फिर है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। ओके, तो ये जो आपने देखा होगा कि जो नमक वगैरह प्राप्त किया जाता है तो उसमें कुछ इस प्रकार के खाने बना दिए जाते हैं, मतलब थोड़े से ऊंचे होते हैं। अब चाहे घास के द्वारा मतलब बना दिया, चारों तरफ घास उगा दी जाए, या मिट्टी या पत्थर के माध्यम से इसको घेर दिया जाए, जिससे क्या होती है, मिट्टी इसी में रह जाती है। अगर बाढ़ वगैरह आती है या कहीं थोड़ा बहुत पानी भरता है तो मिट्टी बाहर नहीं जा पाती है, रोधिका का काम करती है, मतलब रोकने का काम करती है। तो समोच्च रेखीय रोधिकाएँ हो गई। चट्टान बांध या जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं, यानी चट्टानों का बांध बना देते हैं, पत्थरों का एक बांध बना देते हैं। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, यानी कि एक ही साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि ऐसे खेत है, फिर इसमें ऐसे मेढ़े बना दी गई। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर दूसरी कृषि रहेगी और इसके मेढ़ों पर दूसरी कृषि करा देंगे। ओके, ताकि मिट्टी जो है वो सुरक्षित रहे। ये देखिए, एकांतर कतारों में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आप देखते हैं, अगर जब सरसों का मतलब खेती करते हैं तो बीच बीच में मूली वगैरह भी लगा देते हैं मेढ़ों पर। जो मेढ़े होती हैं वहाँ पर मूली, गाजर ऐसे कुछ लगा देते हैं और बीच में आपका सरसों, मटर वगैरह जो कुछ भी उगाया जाता है, तो इससे भी मिट्टी संरक्षित रहती है। तो बेसिकली हम लोगों ने आज पढ़ा भूमि संसाधन और मृदा संसाधन। अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है वो जल संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।